हेलो स्टूडेंट्स, आज की जो अपनी क्लास है डी एंड एफ ब्लॉक की वो है चुंबकीय गुणों पर है। किस पर है? चुंबकीय गुणों पर। इससे पहले अपन ने 5-6 टॉपिक इसके अंदर पढ़ लिए। सबसे पहले परमाणु आयनिक त्रिज्या की बात कर ली, उसके बाद में अपन ने आयनन ऊर्जा की बात कर ली, धात्विक गुणों की बात कर ली। 4 नंबर पे अपन ने ऑक्सीकरण अवस्था की बात करी, 5 पे अपन ने उत्प्रेरक गुण, 6 पर अपन ने रंग की बात कर ली। 7वां है अपना चुंबकीय गुण। कौन सा है? चुंबकीय गुण। अब देखो चुंबकीय गुण की बात करते हैं तो सबसे पहले बोलते हैं कि संक्रमण तत्वों के जो चुंबकीय गुण है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, किसमें? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों पर आधारित है। किस पर? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो चुंबकीय गुणों के साथ में याद रखना, चुंबकीय गुण प्रदर्शित होते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण। किसके कारण? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण चुंबकीय गुण प्रदर्शित होते हैं। कोई भी पदार्थ चुंबक की तरह कब व्यवहार करता है, कैसा व्यवहार करता है? वो किसमें? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण। अब ये बोलते हैं कि किसी भी पदार्थ में यदि वो चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है तो वो इलेक्ट्रॉन के कारण करता है। किसके कारण? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन की 2 प्रकार की गति होती है उसके कारण। कौन सी गति होती है? एक तो होती है कक्षीय गति, कक्षीय गति, और दूसरी होती है चक्रण गति, चक्रण गति। इन 2 गतियों के कारण, कक्षीय गति और चक्रण गति के कारण इलेक्ट्रॉन एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है। इलेक्ट्रॉन किसकी तरह व्यवहार करता है? चुंबक की तरह। पदार्थ के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसकी तरह व्यवहार करते हैं? चुंबक की तरह। कौन कौन सी? इन 2 गतियों के कारण, कक्षीय गति और चक्रण गति। इसको बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन और ये स्पिन मोशन। ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन यानी कक्षीय गति और चक्रण गति, कक्षीय गति और चक्रण गति। पदार्थ के, किसी भी पदार्थ के कुल चुंबकीय आघूर्ण को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? म्यू से। इसको चुंबकीय आघूर्ण को चुंबकीय आघूर्ण को किससे प्रदर्शित करते हैं? म्यू से। किससे? म्यू से। तो म्यू बराबर होता है म्यू एल प्लस म्यू एस बी। ये किसी भी पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का तरीका है। क्या ज्ञात करने का? किसी भी पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? म्यू से। याद करना छोटी छोटी चीजें। किसी भी पदार्थ का क्या ज्ञात करना है? चुंबकीय आघूर्ण। किससे प्रदर्शित करते हैं? म्यू से। म्यू इज इक्वल टू म्यू एल प्लस म्यू एस बी एम। म्यू इज इक्वल टू म्यू एल प्लस म्यू एस, आगे क्या है? बी एम। म्यू एल है, म्यू एल के लिए बात करते हैं तो ये है कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण, कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है। और दूसरा क्या है? म्यू एस। म्यू एस की बात करते हैं तो म्यू एस है चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। म्यू एल कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण है और म्यू एस चक्रण चुंबकीय आघूर्ण है। अब बीएम की बात करते हैं तो बीएम चुंबकीय आघूर्ण की इकाई है। बीएम क्या है? चुंबकीय आघूर्ण की इकाई, जिसको क्या बोलते हैं? बोर मैग्नेट्रॉन। बोर मैग्नेट्रॉन। बोर बी बोर, एम मैग्नेट्रॉन। चुंबकीय आघूर्ण की इकाई बोर मैग्नेट्रॉन होती है। चुंबकीय आघूर्ण की इकाई, चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित करते हैं म्यू से। सूत्र क्या होता है? म्यू इज इक्वल टू म्यू एल प्लस म्यू एस। म्यू एल होता है कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण, म्यू एस होता है चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। बीएम, बीएम क्या है? इकाई है, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है? बोर मैग्नेट्रॉन। क्या होती है? बोर मैग्नेट्रॉन।
तो ये दो प्रकार की गतियां होती है जिनको चुंबकीय आघूर्ण म्यू एल और म्यू एस के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और इसकी इकाई क्या होती है, बोर मैग्नेटॉन। अब एक बोर मैग्नेटॉन, एक बीएम इज इक्वल टू होता है EH/4πmc। ये भी याद रखना, कहीं कभी पूछ ले तो, बाकी जितना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बोर मैग्नेटॉन इज इक्वल टू होता है EH/4πmc। H प्लांक स्थिरांक है, m द्रव्यमान है, एक इलेक्ट्रॉन है, c प्रकाश का वेग और 4 पाई। एक बोर मैग्नेटॉन इज इक्वल टू EH/4πmc। 4πmc की बात करते हैं, ठीक है। तो ये इसके अंदर किसी भी इलेक्ट्रॉन द्वारा इसका जो चुंबकीय आघूर्ण की बात करते हैं, पदार्थ के चुंबकीय आघूर्ण की बात करते हैं, तो दो पर निर्भर करता है, म्यू एल और म्यू एस के ऊपर। अब इसमें बोलते हैं कि जो डी ब्लॉक के तत्व हैं, जो डी ब्लॉक के तत्व है, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन कहां पाया जाता है, n-1d कोष में, n-1d कक्षक में 3d इलेक्ट्रॉन में पाया जाता है, 3d कक्षक में पाया जाता है। यानी संक्रमण तत्वों में जो इलेक्ट्रॉन है वो n-1d कक्षक में पाया जाता है। तो ये बाहरी वातावरण, यानी बाहरी कोष वाला, बाहरी कोष हो गया, उससे बहुत अधिक प्रभावित होता है, बाहरी कोष के से बहुत अधिक प्रभावित होता है। इसके कारण इसका जो कक्षीय गति बोल सकते हो या कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण है, किसका, संक्रमण तत्वों का कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण म्यू एल नगण्य होता है। क्या होता है, नगण्य। नगण्य मतलब ना के बराबर। किनका, संक्रमण तत्वों का। कारण क्या है, n-1d कक्षक बाहरी वातावरण से बहुत अधिक प्रभावित होता है, इसके कारण इसकी कक्षीय गति प्रभावित होती है, और ये क्या करता है, इसका चुंबकीय आघूर्ण नगण्य होता है। तो म्यू एक तरह से बराबर किसके हो जाता है, म्यू एस बोर में, ये इसके म्यू बराबर म्यू एस, यानी चक्रण चुंबकीय आघूर्ण का जो मान होगा वही उस पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण होगा। चक्रण चुंबकीय आघूर्ण का जो मान आएगा वही क्या आएगा, चुंबकीय आघूर्ण आएगा, उस पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण होगा। तो किसी भी पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण या चक्रण चुंबकीय आघूर्ण, एक ही बात हो गई दोनों में, ये दोनों एक दूसरे क्या हो गए, बराबर हो गए। तो चक्रण चुंबकीय आघूर्ण या चुंबकीय आघूर्ण म्यू ज्ञात करने का एक सूत्र है जिसको आप लिख सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू √n+2, और n इज इक्वल टू भी यहीं पे लिख लो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, म्यू इज इक्वल टू √n+2। n बराबर क्या हो गया, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो अब आप किसी भी पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण म्यू का मान आसानी से निकाल सकते हैं। किसका मान, म्यू का मान आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे आपके लिए बोल दे कि एग्जांपल बता दे कि टाइटेनियम +3, या ये ले लो, या फिर अपन n का मान से एक बार कर लेते हैं, या मैं आपको करवा देता हूं कि n का मान यदि 1 हो तो म्यू का मान कितना होगा, यदि 2 हो, 3 हो, 4 हो और 5 हो, क्योंकि इससे ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो नहीं सकते। डी ब्लॉक तत्वों में 5 तक, कितने, 5 तक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो 5 तक अयुग्मित हो सकते हैं, तो अपन म्यू का मान भी देख लेते हैं। अब अपन इसके अंदर मान रखते हैं, ये लो √1 + 2 और 1 कितने हो गए, 3 को 1 से इंटू करा तो कितना आ गया, 3। तो इसका मान क्या हो गया, √3। कितना हो गया, √3।
3, तो उसका रूट 3 का मान होता है 1.73। 1.73। तो ये किसका मान आ गया? म्यू का मान आ गया n = 1 के लिए। ऐसे ही आप 2 के लिए बात करें, 2 + 2 2 और 2 4, 2 2 कितना हो गया 4, 4 को 2 से इंटू किया गया है, इतना हो गया 8, तो रूट 8। और रूट 9 का मान कितना होता है, या फिर मैं यहां से आपको शुरुआत करने चलूं साथ का साथ। रूट 4 का मान कितना होता है 2, और ये कितना है रूट 3, यानी कितना आना चाहिए था 2, लेकिन रूट 3 है तो कितना है 1.73। ऐसे इसकी बात करूं रूट 8 है ये, तो रूट 9 का मान कितना होता है 3, कितना होता है 3, तो रूट 8 का मान कितना होगा 2.83। 2.83। ऐसे ही एटॉमिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या माना कितनी है 3, कितनी है 3, ये लो 3 3 + 2, 3 2 कितने हो गए 5, 5 को 3 से इंटू किया कितना हुआ 15, यानी रूट क्या हो गया 15। अब देखो रूट 16 का मान कितना होता है 4, कितना कम है 1, कितना कम है 1, कितना कम है 1, 16 और 15, तो ये कितना हो गया 16 का रूट 16 का कितना होता है 4, तो रूट 15 का कितना हो गया 3.87। 3.87। ऐसे यदि 4 हो तो 4 के लिए आप लिख सकते हो 4 4 + 2, 4 2 कितना हो गए 6, 6 को 4 से इंटू करो 24, यानी रूट 24। और 24 में एक जोड़ते कितना होगा 25, 25 का कितना होता है 5, कितना होता है 5, 5 × 5 कितना हो गया 25, ठीक है। तो रूट 4, और रूट 4 कितना कम है 1 कम है, तो ये कितना हो गया 4.90। ऐसे ही कौन है 5, 5 की बात करते हैं अपन, तो ये 5 5 + 2, 5 और 2 7, 7 को 5 कितना हो गया 35, यानी रूट 35। और यदि एक जोड़े तो रूट 36 का मान कितना होता है 6, कितना कम है 1 कम है, तो ये कितना हो गया 5.91 या 92 के आसपास। यानी जितने एटॉमिक इलेक्ट्रॉन है वो देखो, एक इलेक्ट्रॉन 1.73, दो एटॉमिक इलेक्ट्रॉन 2.83, 3 3.87, 4 4.90, 5 5.91, जितने हैं उतने ही एटॉमिक इलेक्ट्रॉन, और लास्ट वाला मान यानी 80 के आसपास का मान, 80 90 के आसपास का मान। दूसरे तरीके से सूत्र में रख के लिखो तो ये आ जाएंगे, इनके जस्ट आगे वाला रूट 3 है तो रूट 1 जोड़ो 4 का मान कितना होता है 2, तो 2 से थोड़ा सा कम। रूट 8 है, रूट 8 के बाद कौन आता है रूट 9, रूट 9 कितना होता है 3, तो 3 से थोड़ा सा कम। 15 है, रूट 15, रूट 16, तो रूट 16 का मान कितना होता है 4, तो 4 से थोड़ा सा कम, ऐसे 24 25 और, तो इससे एटॉमिक इलेक्ट्रॉन। अब आप बोलते हो कि एटॉमिक इलेक्ट्रॉन, अब मैं आपको पूछूं कि टाइटेनियम +3 का चुंबकीय आघूर्ण का मान बताओ, टाइटेनियम +3 के चुंबकीय आघूर्ण का मान बताओ, तो इसके चुंबकीय आघूर्ण के मान की बात करें तो आप बोल सकते हो इसका चुंबकीय आघूर्ण कि टाइटेनियम +3 है, इसका मतलब इसका एक इलेक्ट्रॉन एटॉमिक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। इसमें आपको क्या देखना है एटॉमिक इलेक्ट्रॉन देखना है। ये 4s है, ये 3d है। अब इनमें 4s और 3d का टाइटेनियम की बात करें तो 2 थे, पहले 2 इसमें थे 2 इसमें थे, अब 2 तो ये निकल गए, एक ये, तो कितना बचा 1, यानी कितने एटॉमिक इलेक्ट्रॉन है एक एटॉमिक इलेक्ट्रॉन मान कितना होगा 1.73, ये ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप किसी का भी चुंबकीय आघूर्ण का मान निकाल सकते हो, किसका चुंबकीय आघूर्ण का मान निकाल सकते हो। यदि आपको एक एग्जांपल और दे देता हूं, Mn+2 का निकालो, किसका Mn+2 का मान निकालो। यदि Mn+2 की बात करते हैं अपन, Mn+2 यानी इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास आएगा 3d5 4s0, क्योंकि 2 था, दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा 3d में 5, यानी डी में कितने इलेक्ट्रॉन है 5, कक्षक भी कितने होते हैं 5, यानी कितने कितने इलेक्ट्रॉन है 5, यानी n का मान कितना हो गया 5, तो ये 5.9, ठीक है। तो ये इसका इलेक्ट्रॉन कितना होगा 5.9, ठीक है। ऐसे आप किसी का भी चुंबकीय आघूर्ण का मान निकाल सकते हो। अब कौन से चुंबकीय होते हैं, चुंबकीय गुणों की बात कर ली, यानी किसका कितना मान हो सकता है। अब इसके अंदर
इनके चुंबकीय गुण 3 प्रकार के दर्शाते हैं। ये जो पदार्थ हैं ये कितने प्रकार के चुंबकीय गुण दर्शाते हैं? 3 प्रकार। 3 प्रकार के चुंबकीय गुण। अब देखो इधर ले लो। पहला है प्रतिचुंबकत्व। दूसरे की बात करें अनुचुंबकत्व। तीसरे की बात करें लोह चुंबकत्व। ये 3 प्रकार के इसके चुंबकीय गुण पाए जाते हैं अलग अलग पदार्थों में। अलग अलग कुछ जो पदार्थ होते हैं प्रतिचुंबकत्व दर्शाते हैं, कुछ अनुचुंबकत्व और कुछ लोह चुंबकत्व। इनका अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले किसकी बात करते हैं? प्रतिचुंबकत्व। प्रतिचुंबकीय कौन से पदार्थ प्रतिचुंबकीय होते हैं, कौन से अनुचुंबकीय और कौन से लोह चुंबकीय होते हैं? इनमें मेनली 2 प्रकार के होते हैं, प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय कैसे होते हैं? प्रतिचुंबकीय यानी प्रतिचुंबकीय वो होते हैं जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते। यानी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? युग्मित होते हैं। कैसे होते हैं? युग्मित होते हैं। एक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक दूसरे के चक्रण को क्या कर देते हैं? उदासीन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? उदासीन कर देते हैं। तो वो कौन सा होता है? प्रतिचुंबकत्व। कौन सा होता है? प्रतिचुंबकत्व। इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इस हिसाब से होते हैं। यानी एक इसके चक्रण को इसने निरस्त, इसके को इसने निरस्त कर दिया, इसके चक्रण को इसके और इसके को इसने आपस में क्या कर दिया? निरस्त कर दिया। यानी इनका जो कुल चुंबकीय आघूर्ण का मान है, जो कुल चुंबकीय आघूर्ण का मान है वो लगभग या फिर आप बोल सकते हो कि 0 होता है। कैसे होता है? 0। क्यों? क्योंकि चुंबकीय आघूर्ण किस पर निर्भर करता है? चक्रण चुंबकीय आघूर्ण पर। किस पर? चक्रण चुंबकीय आघूर्ण पर। और चक्रण चुंबकीय आघूर्ण इनका एक दूसरे से क्या हो रहा है? निरस्त हो रहा है। चक्रण ये एस कक्षा इलेक्ट्रॉन होते हैं कक्षक में और दोनों एक दूसरे क्या है? चक्रण कैसा है? विपरीत है। विपरीत ने एक दूसरे को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। इसके कारण से इनका चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। इसलिए ये प्रतिचुंबकत्व कहलाते हैं। ये यौगिक सारे के सारे क्या कहलाते हैं? प्रतिचुंबकीय यौगिक कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं? प्रतिचुंबकीय। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का चक्रण एक दूसरे के विपरीत होता है। विपरीत एक दूसरे को क्या करते हैं? उदासीन कर देते हैं। और अपन बोलते हैं कि चुंबकीय आघूर्ण किसके बराबर होता है? चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। तो चक्रण चुंबकीय आघूर्ण 0 है तो चुंबकीय आघूर्ण भी क्या हो गया? 0 हो गया। अब यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस पदार्थ को रखते हैं, कौन से वाले को? जो प्रतिचुंबकत्व दर्शाता है। इस पदार्थ को किसमें रखना है आपको? चुंबकीय क्षेत्र में। चुंबकीय क्षेत्र में यदि अपन रखते हैं तो उनमें कक्षीय गति होगी। कैसी होगी? कक्षीय गति के कारण या कक्षीय आघूर्ण के कारण। किसके कारण? कक्षीय आघूर्ण के कारण वो उन रेखाओं को प्रतिकर्षित करते हैं। जो चुंबकीय क्षेत्र की जो बल रेखाएं हैं उनके विपरीत कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण होगा तो वो उनको क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। जैसे अपन ये चुंबकीय क्षेत्र बनाता हूं, ये N और ये S। ये अपन ने यदि कोई पदार्थ रख दिया तो इसकी कौन सी गति? कक्षीय घूर्णन। कक्षीय घूर्णन बोल सकते हो। कक्षीय घूर्णन के कारण ये जो चुंबक है N और S सिरा है ना, इसका जो इन दोनों के मध्य पदार्थ होगा तो ये इसको क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। इसके कारण ये ऐसे बनेंगे। ये किसका? प्रतिचुंबकीय का। किसका? प्रतिचुंबकीय का। ये बनेगा, इनको क्या करेगा? प्रतिकर्षण। कौन से? कक्षीय आघूर्ण के कारण। क्योंकि चुंबकीय आघूर्ण तो क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। क्योंकि चक्रण एक दूसरे क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। समझ में आ गया? इसके कारण ये इसको क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। ये किसकी बात करी अपन ने? प्रतिचुंबकत्व की। किसकी? प्रतिचुंबकत्व की अपन ने इसकी बात करी। अब
इसके बाद अपन पढ़ते हैं अनुचुंबकत्व। इसमें अनुचुंबकत्व एक और बोल सकते हैं कि प्रतिचुंबकीय पदार्थों पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता। प्रतिचुंबकीय पदार्थों पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि अयस्क इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते नहीं है। अयस्क इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते तो उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। अब इसके अंदर आगे वाले में पढ़ते हैं अपन अनुचुंबकीय। कौन से का पढ़ते हैं? अनुचुंबकत्व। यदि अनुचुंबकत्व की बात करते हैं अपन, ये किसका हो गया? ये दोनों चीजें किसके लिए होगी? प्रतिचुंबकीय में। ये कक्षीय गति के लिए और ये चक्रण के। चक्रण तो निरस्त हो गया तो चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या हो गया? शून्य। आप लिख सकते हो यहां पर चुंबकीय आघूर्ण शून्य, ठीक है। लेकिन कक्षीय गति जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके विपरीत होती है तो क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित करते हैं तो ये वाला डायग्राम उसका बनता है। अब इसका किसकी बात करते हैं? अनुचुंबक। अनुचुंबकत्व के अंदर क्या बोलते हैं कि जो अनुचुंबकीय यौगिक होंगे, जो अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करेंगे, उनके अंदर यह खासियत होगी कि उनके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा। उनके अंदर क्या होगा? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा। जैसे आप बनाएं तो ये एक दूसरे को निरस्त कर सकते हैं, लेकिन ये इसके अंदर एक अयुग्मित या फिर आप एक से बोलो तो दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या होते हैं। एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। लेकिन ये नष्ट कर रहा है, ये नष्ट कर रहा है, लेकिन ये क्या हो गया? ये अकेला अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ये भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इसके कारण ये चक्रण चुंबकीय आघूर्ण शून्य न होकर, चक्रण चुंबकीय आघूर्ण शून्य न होकर इसका कुछ ना कुछ मान होगा। इसके लिए कारण ये चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होकर इसका कुछ भी मान आ जाएगा। जैसे अपन निकालेंगे, एक इलेक्ट्रॉन होगा या दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। तो वो सारे के सारे पदार्थ जिनमें एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, वो क्या करते हैं? अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करते हैं। क्या प्रदर्शित करते हैं? अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो चक्रण चुंबकीय आघूर्ण है वो एक दूसरे से निरस्त नहीं होता, क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब यदि इसमें बात करें कि यदि चुंबकीय क्षेत्र में इस पदार्थ को रखा जाता है, यदि चुंबकीय क्षेत्र में इस पदार्थ को रखा जाता है तो ये चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ये पदार्थ इस रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। अपनी ओर दोनों क्षेत्र एक दूसरे क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। आकर्षित करते हैं तो ये जो रेखाएं हैं ये इसके अंदर से गुजरती है, पदार्थ के अंदर से गुजरती है। तो अपन ये बता सकते हैं कि ये N और ये S है, ये अपना क्या है? पदार्थ है। तो ये रेखाएं ऐसी होगी। ये किसकी हो गया? अनुचुंबकत्व का। किसका हो गया? अनुचुंबकत्व का गुण हो गया, जिसके अंदर इसकी जो कक्षीय आघूर्ण है, इसका कक्षीय आघूर्ण है वो चुंबकीय क्षेत्र में होगा। और चुंबकीय क्षेत्र होता है एक विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र, दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित होगा, जो ये बना सकते हैं। कौन? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र बना सकते हैं। कौन सा? दुर्बल। प्रबल तो नहीं बना पाएगा, लेकिन दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र ये बना लेंगे। किसके कारण होगा? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण। तो ये प्रतिचुंबकीय हो गया और ये कौन सा हो गया? अनुचुंबकीय। ये अपन ने इन दोनों के बारे में पढ़ लिया। प्रतिचुंबकीय में ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता, जबकि अनुचुंबकीय अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। प्रतिचुंबकीय के अंदर ये जो पदार्थ है वो चुंबकीय क्षेत्र के क्या होता है? विपरीत होता है, तो प्रतिकर्षित करता है। और ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ में होता है, यहाँ पर पदार्थ का घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र के साथ में घूर्णन होता है, तो ये इसको क्या करता है? आकर्षित करता है। क्या करता है? आकर्षित करता है। ताप का प्रभाव इसके अंदर नहीं पड़ता, जबकि इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है।
अनुचुंबकीय ताप और अनुचुंबकत्व के जो चुंबकीय गुण है उसके एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी ताप बढ़ाएंगे तो चुंबकीय गुण क्या होंगे, घटेंगे। ताप बढ़ाएंगे तो चुंबकीय गुण क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। अगला है लोह चुंबकत्व। अगला क्या है, लोह चुंबकत्व। अब आप इसके लिए ऐसे भी बोल सकते हो कि ये एक तरह से अनुचुंबकत्व ही है, लेकिन अनुचुंबकत्व का अधिकतम रूप है, या फिर बोल सकते हो उच्चतम रूप है। किसका, अनुचुंबकत्व का उच्चतम रूप क्या कहलाता है, लोह चुंबकत्व। आप लिख सकते हो उच्चतम अनुचुंबकत्व, उच्चतम अनुचुंबकत्व। ठीक है, तो उच्चतम अनुचुंबकत्व है, कौन कौन दर्शा सकते हैं, FeCO Mn3O4 सॉरी Fe3O4 और Mn की मिश्र धातु। ये यौगिक सारे के सारे क्या दर्शाते हैं, ये पदार्थ जो भी होते हैं सारे के सारे कौन से दर्शाते हैं, लोह चुंबकत्व दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं, लोह में। इनमें जो इलेक्ट्रॉनों का होता है वो चक्रण एक समान होता है। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, अयुग्मित होते हैं। कैसे होते हैं, अयुग्मित। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, अयुग्मित होते हैं। दूसरा, इनके लिए बोल सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र यदि अपन हटा भी लेते हैं, जब इनको चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं और इनकी तीव्रता बढ़ जाती है। जब चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो इनके अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, तीव्रता बढ़ जाती है, जिसके कारण बहुत अधिक चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। अब यदि आप चुंबकीय क्षेत्र को हटा भी लेते हैं फिर भी ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक होने के कारण ये चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। ये एक तरह से चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं। कब, जब आपने चुंबकीय क्षेत्र हटा लिया। जबकि अनुचुंबकत्व में ऐसा नहीं था, यदि हटा लेते हैं तो वो चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं करता। ठीक है, तो ये किसकी बात करी अपन ने, लोह चुंबकत्व की। किसकी, लोह चुंबकत्व। तो आज का अपना टॉपिक कौन सा था, चुंबकीय गुण, जिनकी अपन ने सूत्र कौन सा था, μ=μL + μS की बात करी थी। ये क्या थी, बोर मैग्नेटॉन, और म्यू को फिर μS के लिए निकालते हैं तो n+2 से निकाला था, जिसके ये गुण तीन प्रकार के थे, प्रतिचुंबकत्व, अनुचुंबकत्व और लोह चुंबकत्व। अगले जो टॉपिक में अंदर अपन पढ़ेंगे अंतराकाशीय यौगिक और मिश्र धातुएं और एब्लॉक